कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी का 5वां पाठ बर्फ की धरती यह पढ़ने वाले हैं, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो देख लेते हैं पाठ परिचय। पहले हम लेखिका का परिचय देख लेते हैं। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं डार से बिछड़ी कहानी संग्रह है, 3 पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के शब्दों के आलोक में और हम दशमत आदि। ये जो बर्फ की धरती पाठ है, इस पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। ये पाठ एक यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन गद्य की एक विधा है, जिसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। तो चलो इस पाठ को हम पढ़ते हैं और हम भी लेखिका के साथ साथ लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं मतलब लेखिका, इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। कृष्णा सोबती जी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब मैं चल रही हूँ तो मेरे ऊपर आकाश है जो बहुत ही स्वच्छ है, नीचे चांद से चमकती हुई धरती। अब चांद से चमकती धरती क्यों कहा है? क्योंकि जो लद्दाख का क्षेत्र है वह बर्फ से पूरा भरा हुआ है। धरती और आकाश को परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहें, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। ये वंदना, ये प्रार्थना वेदों में ऋचाओं के माध्यम से सूर्य देवता को की गई है कि वे सदा हिमालय पर चमकते रहें और अपने तेज से हमें ऊर्जा देते रहें। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है। देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। हमारी परंपरा के अनुसार 3 लोक हैं, एक देवलोक, धरतीलोक और तीसरा क्या है? पाताल लोक। देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, ऐसा हमारी मान्यता है। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है। थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबोगरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। अब लेखिका ऐसा कहती है, माना जाता है कि जो आसमान है वो देवलोक है और देवलोक का रंग सफ़ेद होता है, परंतु ये लद्दाख तो धरती का टुकड़ा, धरती जिसका रंग लाल है माना जाता है मान्यता के अनुसार, लेकिन ये जो लद्दाख है यहाँ की धरती भी सफ़ेद है। इसका मतलब लद्दाख लेखिका को देवलोक ही प्रतीत होता है। उजले उजले तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली भी।
लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारयूल, लाल धरती, मांगयूल बहुत से लोगों का घर, खाचानपा अर्थात बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से लद्दाख को कई नाम दिए हैं। चाहे लद्दाख का कोई भी नाम हो, लेकिन लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो धरती लोक पे रहते हुए भी देवलोक सा ही प्रतीत होता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्ध थान। बौद्ध विहार गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। परमिट का अर्थ होता है अगर हमें कहीं पर सैन्य जगहों पर या इस तरह पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ता है या जंगली इलाकों में जाना पड़ता है जो सरकार के अंतर्गत रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं, उसके लिए हमें परमिट की आवश्यकता पड़ती है। परमिट का अर्थ होता है कि हमें अनुमति पत्र लेना पड़ता है। मैन गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। मैं मतलब टूरिस्ट साहब थे जो इनको लेखिका को खारदुलांग का जो पूरा क्या कराने वाले थे, चक्कर लगवाने वाले थे और उनके बारे में बताने वाले थे और उन्हें वहाँ तक लेकर जाने वाले थे। नाश्ता लें, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता कर ख़त्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 ऑमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गईं। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पानीमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। एकाएक लैंड रोवर रुकी पहाड़ के निर्जन वीराने में एक तंबू के सामने। ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया, रजिस्टर में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटों को चीरती हुई चढ़ाई पर सरकने लगी। अब जितना भी आपने पढ़ा, आपको ऐसा महसूस होगा कि कृष्णा सोबती जी ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की तो उस यात्रा में कौन कौन से स्टेप्स उनको करने पड़े, निकलने के पहले उन्हें क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, वे कौन सी गाड़ी में गए, फिर परमिट जब उनको मिला, जब वो अपने गंतव्य तक पहुँचे या स्थान तक पहुँचने के लिए निकले थे तो उन्होंने परमिट जब दिखाया तो रजिस्टर में वहाँ की एंट्री भी करनी पड़ती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो यात्रा थी उसे हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ऐसा उन्होंने किया होगा। तो एक बात याद रखना चाहिए, जब हम यात्रा वर्णन करते हैं तो हमें जिस जगह की हम यात्रा कर रहे हैं वहाँ का हमें संपूर्ण परिचय देना पड़ता है। घटनाओं का सिलसिलेवार पूरा हमें ब्यौरा देना पड़ता है। साथ में हमें जाने के पहले किन तैयारियों की आवश्यकता पड़ती है, खाने पीने का क्या सामान है, हमारे यातायात का क्या साधन है, इन सब की जानकारी और इन सब की पूरी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है किसी यात्रा में जाने के लिए। और जब हम यात्रा का वर्णन करते हैं तो जो हमारे पाठक होते हैं उनको यह हमारी की हुई यात्रा अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो उस यात्रा वर्णन में ये बातों का समावेश होना जरूरी है। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती, ऐसा लेखिका बोल रही है। मैं मुस्तैदी मतलब चुस्ती से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतारकर ढंग से अंजाम देती। इस एकाकी में टूरिस्ट साहब बताते हैं, एकाकी मतलब एकांत में, कि यह वह जगह है जहाँ हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। लेह लद्दाख में मैं हकीकत के फौजी नायक
बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ और भीष्म साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी धड़क रहा है। इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी धड़क रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं, रोवर मतलब उनकी गाड़ी जो थी, और साथ साथ दौड़ रही है काली भूरी पर चट्टानें। आंखें वीराना देख देख कर परेशानी से उंगली लगी, क्योंकि इतनी बर्फीली जगह पर आबादी का रहना काफ़ी कठिन है। गला सूखने लगा, 2-4 पानी के घूंट लिए, बस इतना ही। पानी है बेशकीमती, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में पानी आसानी से नहीं मिलता। एक लंबी चढ़ाई के बाद टिन की छत वाला लंबा शेड, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा, ऐसा लेखिका ने सोचा। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं। लेह की पीठ का पठार है खारदुलांग। लेह में जो पठार है वो है खारदुलांग। खारदुलांग जिसे खरदुला भी कहते हैं। हिम मंडित ग्लेशियर है। हिम मंडित मतलब बर्फ से ढका हुआ, पूरी बर्फ ही बर्फ। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटें अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती हैं। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। इतनी ऊंचाई पर इस समय लेखिका थी कि सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं और वो किसी भी पानी को पानी रूप में, द्रव रूप में वहाँ रहने नहीं देती। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। लेखिका को डर लगता है, वो झिझकती है कि इतनी ऊंचाई से गिरे तो पूर्ण विराम, मौत तो निश्चित है। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजरकर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिम शिखर खारदुलांग, बर्फ का पहाड़। पहाड़ पर ताज़ा बर्फ नहीं, कड़ी बर्फ का पहाड़। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। इसे ही कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमका रही है इसकी धवलता को। एक तो बर्फ वैसे सफ़ेद होती है और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये और ज़्यादा चमकने लगता है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही हैं बौद्ध पताकाएं। गाड़ी से उतर मैं बर्फ पर चल रही हूँ। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है। अब मैं आपको पाठ का थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते सारांश समझाते जा रही हूँ। लेखिका ने ऐसी जगह पे जहाँ उसका पैर फिसलने लगा था तो उसने क्या किया, अपने जूते उतार लिए थे और मोजे पहन कर ही वो क्या कर रही थी, संभल संभल कर चल रही थी। टूरिस्ट साहब कहते हैं आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ़ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। तो लेखिका को लगने लगा कि यहाँ पर तो इतनी तेज अंधड़ आंधी चलती है, तो फिर ये कैलेंडर यहाँ कैसे टंगे रहते हैं। तो टूरिस्ट साहब उसको बताते हैं कि सैनिक लोग जब देखते हैं कि यहाँ से कैलेंडर उड़ गया है तो इसी जगह पर नया कैलेंडर वापस से लगा देते हैं। मैं पहले बर्फ़ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब जो थे वो कहते हैं मैम आप चाहे तो कार में बैठें। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लेह लद्दाख ऐसी पहाड़ की चोटियों पर पहुंचना ये बहुत किस्मत की बात होती है और एक बार इंसान जाता है तो बार बार जाना हमारे लिए वह असंभव सा होता है, हम वहाँ दोबारा नहीं जा पाते। तो लेखिका इन पलों को, इन दृश्यों को जीना चाहती थी। वो यहाँ के एक एक पत्थर को, यहाँ की बर्फ़ को, सूरज की पड़ती हुई रोशनियों को अपने अंदर समेटना चाहती थी। वो कोई भी ऐसा पल, कोई भी ऐसा दृश्य खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पता नहीं उसका दोबारा यहाँ आना हो कि ना हो।
लहराती चमकती धूप में लहरा रही हैं पताकाएं पताकाएं। टूरिस्ट साहब से पूछा, यह पताकाएं कैसी हैं? इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताकाएं फहराते हैं। किसने बताया ये? टूरिस्ट साहब ने बताया। अब लेखिका ने जब ये सुना तो उसके मन में भी ये भावना आने लगी, उसके मन में बात बैठ गई कि मुझे भी किसी भी तरीके से यहाँ पर पताका एक फहरा कर जानी है, क्योंकि पता नहीं उसे दोबारा यहाँ आने मिले कि ना मिले। अब फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठे। जब तीनों ने अपने डिब्बे खोले तो लेखिका के डिब्बे में भी क्या थे? 3 पराठे, 3 ऑमलेट और सेम वही खाना टूरिस्ट साहब और ड्राइवर साहब के पैकेट में भी थे, जिसे देखकर तीनों हंसने लगे और फिर आपस में बोलने लगे, इसे कहते हैं लद्दाख की बराबरी, जहाँ पर हर चीज़ बराबरी में सबको मिलता है। पता क्या है, फिर नजर आई। अब लेखिका से रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी शॉल उतारी और टूरिस्ट साहब को देकर कहा, कैसे भी करके इस शॉल को पताका के रूप में आप इसे फहरा दीजिए। फिर टूरिस्ट साहब और ड्राइवर ने उन्हें कहा कि ये आपका गर्म शॉल भारी है, ये टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। फिर अब लेखिका के मन में तो बैठ गई थी बात कि उसे तो किसी भी तरीके से पताका यहाँ पर फहरा कर जानी है। फिर लेखिका ने अपनी सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी, ओढ़नी मतलब चुन्नी, दुपट्टा, उन्हें पकड़ा दिया और शॉल ओढ़कर इंतजार करने लगी कब उनकी ओढ़नी पताका बनकर ऊपर पहुँचे। ड्राइवर ने ऊंची छलांग लगाई और लेखिका की चुन्नी पताका के समान तारों में उलझकर लहराने लगी। मैंने गहरे भाव से खारजुलांग को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊँगी, नहीं तो अब यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुँच जाना मेरा सौभाग्य, मेरा भाग्य कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस ग्लेशियर को देख सकी। जीप गहराई से नीचे उतरती गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देख वहाँ रुकी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जा बैठी। पहले लेखिका को ऐसा लगा कि लेखिका ने क्या किया, सबसे पहले उस ठंडे सर्द लेखिका ने उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरना मतलब हाथ में लिया और जी भरकर मुंह पर छिट्टे दिए। कुछ पानी पिया और पाँव डालने को हुई तो उसे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इतने ठंडे पानी में पैर डालना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पैर जम जाते हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। एक और ख्याल कौन था, पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज, आपने अपने सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्ययता क्यों बरती? आप तो जल के स्रोत हैं। पहाड़ों में जो जल है वो बर्फ के रूप में अथाह मात्रा में जमा हुआ है, लेकिन हमारी धरती पर पीने योग्य जो पानी है वो क्या है, उसके स्रोत बहुत ही कम है। रात एकाएक नींद खुली, लगा कमरे में किसी ने टॉर्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था, मतलब इतनी ऊंचाई पर इतनी साफ चांदनी की रोशनी दिखाई दे रही थी। इतना स्वच्छ कि ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चांद का मुखड़ा और खिड़की के कांच पर चांद की पूरी रोशनी पड़ रही है। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ? मेरा दिल्ली पहुँचना जरूरी ना होता तो मैं 2 दिन के लिए पैककोक झील देखती। लेखिका को उस प्राकृतिक दृश्य को, उस प्राकृतिक स्थान को छोड़कर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी, पर उसके अनुसार उसका दिल्ली वापस पहुंचना जरूरी था। करवट लेने को थी कि उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो मैं प्लेन में भी सो सकती हूँ। घड़ी देखी 3:30, शॉल ओढ़ा,
टॉर्च ली और कमरे के कपाट बढ़ा दिए और सीढ़ियों के नीचे उतर गई। अब लेखिका खुले में टहलते हुए सोचने लगी, अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा जैसे वह ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा हो। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद, वह तारे, वह धरती और सामने बिजी सर्किट हाउस की ओर आती सड़क जैसी धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो। उस पर भी क्यों न चल लिया जाए लेके इस प्रभात वेला में। लेखिका ऐसा कोई भी समय अपना नहीं गंवाना चाहती थी सो के, क्योंकि उसे पता था कि वह एक बहुत ही अप्रतिम सौंदर्य वाली जगह पर आई है। वह पहाड़ों की दुनिया में आई है जहाँ पर खूबसूरती है, सौंदर्य है, शांति है और वहाँ पर उसे प्रकृति के सही मायने में दर्शन हो रहे हैं। फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखी, कुछ देर रुकना ठीक होगा, मैं अब सड़क पर चल रही हूँ। लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही हूँ, खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी जगह पर ग्लेशियर में पहाड़ों के बीच में जीव सृष्टि का रहना मतलब वहाँ पर जीवन, दैनिक जीवन जीना बहुत कठिन होता है। वहाँ पर जैसे हम शहरों में घूमते रहते हैं, इतने बर्फीले पहाड़ों में ऐसे आसानी से घूमा नहीं जा सकता। तो धन्य है वो हमारे सैनिक, उनको सैल्यूट है जिनकी ड्यूटी लेह लद्दाख में रहती है और वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर क्या रहते हैं, तैनात रहते हैं इतनी ठंडी वाली बर्फीली जगह में। अंतर में लेखिका को ऐसा भास होता है कि इस अमृत वेला में जो घट रहा है वह पहली बार है और शायद अंतिम भी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ऐसी जगहों पर जाना बार बार संभव नहीं हो पाता है। याद हो आई बौद्ध प्रवचनों की वो 2 पंक्तियाँ, जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। इससे मन में उस चीज़ के प्रति जिज्ञासा हमारी बनी रहती है, हम हर बार उसमें से कुछ नया सीखते हैं। फिर ऐसे देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो, अर्थात उसके प्रति कोई भी मोह माया मत रखो। वही बुद्ध के कमंडल में उदय होती उषा मतलब प्रकाश, सुबह मानो पहली बार देख रही हूँ अंतिम बार भी जैसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर आती चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। तो ये था हमारा पूरा पाठ है बर्फ की धरती, जो एक यात्रा वर्णन था जिसमें कृष्णा सोबती जी ने अपनी लेह लद्दाख की यात्रा का वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म तरीके से किया था। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित स्वाध्याय और कृतियाँ हम अगले पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई घर में करते रहिए।